एक बात बताओ, अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से इतनी आसानी से गायब हो जाए जैसे वो कभी था ही नहीं, तो क्या वो आपको इग्नोर कर रहा है या फिर वो बस आपके बिना ठीक है? क्योंकि असली दर्द तब नहीं होता जब कोई लड़ता है, शिकायत करता है या रिएक्ट करता है। असली दर्द तब होता है जब सामने वाला कुछ भी नहीं करता, ना गुस्सा, ना सवाल, ना सफाई, ना याद, बस खामोशी। नो कांटेक्ट के बाद सबसे ज़्यादा लोग इसी जगह टूटते हैं, जब उन्होंने सब सही किया, मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, स्टेटस नहीं डाला, खुद को रोक लिया, लेकिन फिर भी वो सामने वाला बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। और तब दिमाग सवाल पूछता है, क्या मैं उसके लिए कभी मायने ही नहीं रखता था? क्या वो मुझे भूल चुका है या फिर मैं ही बेवजह उम्मीद पकड़े बैठा हूँ? आज की ये वीडियो नो कांटेक्ट की वही सच्चाई बताएगी जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। ये वीडियो आपको ये नहीं बताएगी कि उसे कैसे वापस लाना है। ये वीडियो आपको ये बताती है कि जब कोई आपके बिना ठीक दिखता है तो उसका असली मतलब क्या होता है। अगर आप इस सवाल के जवाब से डरते हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हो तो अंत तक रुको, क्योंकि जो समझ में आ गया वो आपको दोबारा कभी गलत इंसान के लिए चुप नहीं बैठने देगा। पॉइंट 1, खामोशी का गलत मतलब। जब नो कांटेक्ट के बाद वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता तो 90% लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो इस खामोशी को कमज़ोरी समझ लेते हैं। दिमाग कहता है, देखा, उसे भर के नहीं पड़ा, अगर मैं ज़रूरी होता तो वो कुछ करता, शायद मैं ही ज़्यादा अटैच था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। साइलेंस हमेशा इंडिफरेंस नहीं होता, कई बार साइलेंस कन्फ्यूजन की सबसे गहरी अवस्था होती है। जब कोई इंसान आपको खोता है और वो इमोशनली मैच्योर नहीं होता तो वो 3 में से एक रास्ता चुनता है। 1, लड़ना, 2, ब्लेम करना, 3, या पूरी तरह चुप हो जाना। और तीसरा रास्ता सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होता है। यहाँ एक सीन इमेजिन करो, आपने पहली बार सच में खुद को रोका, ना मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, ना लास्ट टाइम बात कर लेते हैं, और सामने वाला बस चुप। बाहर से वो नॉर्मल दिखता है, काम कर रहा है, हंस रहा है, स्टोरीज देख रहा है, लेकिन अंदर अंदर उसका दिमाग एक ही सवाल से लड़ रहा होता है, ये अचानक बदल कैसे गया? पहले तो हर हाल में वापस आता था, अब क्यों नहीं? और यहीं ईगो और अटैचमेंट की लड़ाई शुरू होती है। समस्या ये है कि लोग ये मान लेते हैं अगर वो साइलेंट है तो वो स्ट्रांग है। नहीं, अक्सर साइलेंट वही होता है जो एक्नॉलेज नहीं करना चाहता कि उसने किसी की वैल्यू खो दी है। क्योंकि मान लेना कि आपको फर्क पड़ता है, ये ईगो के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। और अब ध्यान से सुनो, नो कांटेक्ट का असली असर पहले बिहेवियर में नहीं, पहले थॉट्स में पड़ता है। वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं करता, वो बस ये मानने से इनकार करता है कि वो सोच रहा है। यही डिनायल है, और डिनायल हमेशा शांत दिखता है। यही वजह है कि इस स्टेज पर अगर आप मैसेज कर देते हो, क्या तुम ठीक हो, मैं बस पूछना चाहती थी, तो आप उसकी इस अंदरूनी लड़ाई को ख़त्म कर देते हो, आप उसे रिलीफ दे देते हो। और फिर लोग कहते हैं नो कांटेक्ट काम नहीं करता। नहीं, नो कांटेक्ट काम करता है, लेकिन आपने उसे पूरा होने ही नहीं दिया। याद रखो, जो इंसान रिएक्ट नहीं कर रहा वो ज़रूरी नहीं कि मूव ऑन कर चुका हो। कई बार वो बस ये स्वीकार करने से डर रहा होता है कि आपकी एब्सेंस उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, और कंट्रोल टूटना हर इंसान हैंडल नहीं कर पाता। यहीं पर ज़्यादातर लोग कमज़ोर पड़ते हैं, और यहीं पर पूरा गेम या तो पलटता है या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी अनकंफर्टेबल है। पॉइंट 2, जब वो चुप रहता है तब असल में क्या चल रहा होता है? नो कांटेक्ट के बाद उसकी चुप्पी आपके खिलाफ नहीं होती, वो उसके अपने दिमाग की जंग होती है। आप समझते हो वो शांत है, लेकिन सच ये है उसके अंदर शोर पहले से ज़्यादा तेज़ हो चुका होता है। पहले क्या था? पहले उसे पता था आप अवेलेबल हो, आप एक्सप्लेन कर दोगे, आप टूट जाओगे, आप इंतज़ार करोगे, मतलब उसके पास सर्टेनिटी थी। अब अनसर्टेनिटी है, और इंसान को दुख से ज़्यादा अनसर्टेनिटी डराती है। यहीं से उसकी साइकोलॉजी बदलती है। वो बार बार अपने आप से कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ, ये बस एक फेज़ है। लेकिन अगर सच में फ़र्क नहीं पड़ता तो वो बार बार ये बातें खुद को क्यों समझा रहा होता? असल में वो एक चीज़ अवॉइड कर रहा होता है, सेल्फ ब्लेम। क्योंकि जिस दिन वो ये मान ले शायद मैंने उसे खो दिया, उसी दिन ईगो को चोट लगती है, और ईगो चोट सहन नहीं करता। इसलिए वो क्या करता है? रिएक्ट नहीं करता, पूछता नहीं, कांटेक्ट नहीं करता। क्योंकि अगर वो रिएक्ट करेगा तो उसे मानना पड़ेगा कि आप अब भी मैटर करते हो। और अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो,
नो कांटेक्ट के बाद जो इंसान सबसे ज़्यादा शांत दिखता है, अक्सर वही सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है। बस फ़र्क इतना है, वो डिस्टर्बेंस बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। यहीं पर ऑडियंस सबसे बड़ी गलती करती है। वो सोचती है अगर वो इतना शांत है तो मुझे ही कुछ करना चाहिए। नहीं, यही वो पल होता है जहां आपका साइलेंस उसके दिमाग को सबसे ज़्यादा सवालों से भरता है, क्योंकि अब रोल्स उलट चुके होते हैं। पहले आप सोचते थे वो कब रिप्लाई करेगा, अब वो सोच रहा होता है ये क्यों नहीं कर रहा। और यही सवाल धीरे धीरे उसके अंदर कंट्रोल को कमज़ोर करता है। लेकिन याद रखो, ये प्रोसेस दिखता नहीं है, ये इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं दिखता, ये स्टेटस में नहीं दिखता, ये रात के सन्नाटे में चलता है। ये तब चलता है जब सब शांत होता है। और अगर आप इस स्टेज को समझ गए तो आप वो गलती नहीं करोगे जो ज़्यादातर लोग कर बैठते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट सीधे ईगो पर नहीं, उसकी आइडेंटिटी पर वार करता है। पॉइंट 3, जब उनकी चुप्पी धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदलने लगती है। नो कांटेक्ट के बाद एक समय ऐसा आता है जब ईगो थकने लगता है। वो खुद को समझा कर काफ़ी देर तक टिक जाता है, लेकिन इंसान का दिमाग हमेशा झूठ नहीं झेल पाता, और यहीं से एक नई चीज़ जन्म लेती है, ऑब्सेशन। पहले क्या था, पहले उसका दिमाग कहता था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ, ये खुद वापस आएगा। लेकिन जब दिन गुजरते हैं और आप फिर भी वैसे ही रहते हो, शांत, कंसिस्टेंट, अनअवेलेबल, तो ये लाइंस काम करना बंद कर देती हैं। दिमाग में नया सवाल आता है। अब सवाल ये नहीं होता ये मुझे मिस करता है या नहीं, अब सवाल होता है ये इतना शांत कैसे है, ये बिना किसी सहारे के कैसे चल रहा है। और यही सवाल ऑब्सेशन की पहली सीढ़ी है। ऑब्सेशन दिखता कैसे है? ध्यान देना, ऑब्सेशन कभी ओपनली नहीं दिखता। वो ऐसे सामने आता है, आपकी प्रोफाइल बार बार चेक करना, आपकी स्टोरीज देखना पर रिएक्ट ना करना, म्यूचुअल लोगों से आपकी लाइफ के बारे में जानना, अचानक आपके पुराने वॉट्स, फाइट्स, मोमेंट्स याद आना, लेकिन फिर भी वो मैसेज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ईगो अभी भी बीच में खड़ा है। यहाँ एक गहरी साइकोलॉजी समझो। इंसान उस चीज़ से ज़्यादा जुड़ता है जिसे वो समझ नहीं पाता। आपका बिहेवियर अब प्रिडिक्टेबल नहीं है। पहले वो जानता था आप कब टूटोगे, कब रिएक्ट करोगे, कब सॉफ्टन हो जाओगे, अब नहीं। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसके दिमाग को आप पर टिकाए रखती है। यही लोग फिर गलती करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब वो मुझे देख रहा है, अब वो सोच रहा है, अब वो क्यूरियस है, तो वो खुद ही स्टोरी डाल देते हैं, इनडायरेक्ट मैसेज दे देते हैं, हिंट देना शुरू कर देते हैं, और उसी पल ऑब्सेशन मर जाती है, क्योंकि आपने फिर से खुद को प्रिडिक्टेबल बना दिया। सच्चाई क्या है? ऑब्सेशन तब तक बढ़ती है जब तक जवाब नहीं मिलता। जिस दिन उसे ये जवाब मिल गया कि हाँ अभी भी एक्सेस है, उस दिन ऑब्सेशन खत्म। पॉइंट 4, जब वो आपको भूल नहीं पाता लेकिन मानने से इनकार करता है। इस स्टेज पर वो ये नहीं मानता कि उसे आपकी याद आ रही है। वो खुद को ये कहता है ये बस आदत थी, ये बस खालीपन है, ये नॉर्मल है। लेकिन दिमाग खुद से झूठ ज़्यादा देर नहीं बोल पाता। अंदर क्या चल रहा होता है? अब वो आपको एक्टिवली मिस नहीं करता, लेकिन पैसिवली छोड़ भी नहीं पाता। मतलब आप दिमाग से जान ही रहे, लेकिन वो आपको बुला भी नहीं पा रहा। और यही बीच की हालत सबसे ज़्यादा बेचैन करती है। इस स्टेज में आप उसका सवाल बन जाते हो। वो सवाल कैसा होता है? ऐसा नहीं कि वो कहाँ है, बल्कि मैं उसे छोड़कर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। और ये सवाल ईगो को सीधा चोट करता है, क्योंकि ईगो चाहता है मैंने छोड़ा तो मैं जीत गया। लेकिन जब दिमाग बार बार आपकी तरफ लौटता है तो ईगो हार महसूस करता है। बाहर से वो क्या करता है? वो बहुत नॉर्मल बिहेव करता है, काम में बिजी, दोस्तों के साथ ठीक, सोशल लाइफ एक्टिव। लेकिन नोटिस करना, ये सब ओवर कॉम्पनसेशन होती है, क्योंकि अंदर एक खाली जगह बनी रहती है जहाँ पहले आप थे। यही वो जगह है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलत समझते हैं। ऑडियंस सोचती है देखो वो तो मज़े में है, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, जो इंसान खुद को कन्विंस करने में लगा है कि वो ठीक है, वो ठीक नहीं होता। अगर वो सच में आगे बढ़ गया होता तो उसे कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक बहुत ज़रूरी साइकोलॉजिकल सच, जिस इंसान को अपनी जीत साबित करनी पड़ रही हो वो अंदर से हार रहा होता है, और इस स्टेज पर वो जीत साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। यही ऑब्सेशन डीप होती है। अब वो आपकी ऑनलाइन टाइमिंग नोटिस करता है, आपकी छोटी छोटी आदतें याद करता है, कंपैरिजन करता है, खुद से पूछता है क्या मैं रिप्लेस हो गया। लेकिन फिर भी वो मैसेज नहीं करता, क्योंकि मैसेज करना ये मान लेना होगा कि तू अभी भी मायने रखता है, और ईगो ये मानने को तैयार नहीं होता।
ऑब्सेशन तब नहीं होती जब इंसान कुछ चाहता है, ऑब्सेशन तब होती है जब इंसान को छोड़ नहीं पाता, और आप यही बन चुके होते हो। इस स्टेज पर आपका साइलेंस उसके दिमाग को कोई जवाब नहीं देता, और बिना जवाब का सवाल सबसे ज़्यादा परेशान करता है। आप कुछ जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उसका दिमाग आपसे हार रहा है। पॉइंट 5, कोर ट्रूथ। इंसान आपको तब तक नहीं भूलता जब तक वो आपको समझ नहीं लेता, और नो कांटेक्ट में आप उसे समझने का मौका नहीं देते। इस स्टेज पर आपका काम कुछ करना नहीं, आपका काम है कुछ भी ना बिगाड़ना, क्योंकि पहली बार उसका दिमाग आपके बिना चलने की कोशिश कर रहा है और फेल हो रहा है। क्या पॉइंट 4, जब ऑब्सेशन खुद को कांटेक्ट में बदलने की कोशिश करती है? इस स्टेज तक आते आते उसके अंदर की बेचैनी सिर्फ सोच नहीं रह जाती, अब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। लेकिन ध्यान देना, ये कोई साफ ईमानदार कदम नहीं होता, ये इनडायरेक्ट, सेफ और ईगो प्रोटेक्टेड होता है। अंदर क्या चल रहा होता है? अब उसका दिमाग ये नहीं पूछता मुझे याद आ रही है या नहीं, अब सवाल होता है क्या अभी भी कोई रास्ता खुला है? यानी पूरी तरह वापस आने की हिम्मत नहीं, लेकिन ये जानना ज़रूरी कि दरवाज़ा बंद है या नहीं। इसलिए एक्शन कैसा होता है? बहुत सरल। अचानक आपकी स्टोरी पर नज़र, कोई पुराना गाना शेयर करना, कोई न्यूट्रल सा है या ऐसा मैसेज जिसमें कोई इमोशन ना हो, कभी कभी बस टाइपिंग और फिर गायब। ये सब टेस्ट मैसेजेस होते हैं। इनका मकसद बात करना नहीं, मकसद होता है ये देखना क्या मैं अब भी असर डाल सकता हूँ। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप सोचते हो शायद अब सच में बात करना चाहता है, और आप ज़्यादा जल्दी रिप्लाई कर देते हो, ज़्यादा वार्मथ दिखा देते हो, पुरानी बातें छेड़ देते हो, और उसी पल उसके दिमाग को आंसर मिल जाता है, ठीक है अभी भी एक्सेस है। और जैसे ही एक्सेस कंफर्म हुआ, ऑब्सेशन शांत हो जाती है, क्योंकि अब सवाल का जवाब मिल गया। एक बहुत गहरी साइकोलॉजी समझो। इंसान को जवाब नहीं चाहिए, इंसान को अनसर्टेनिटी चाहिए, ताकि वो अंदर से बदल सके। जिस दिन अनसर्टेनिटी खत्म हुई, प्रोसेस भी खत्म। इसलिए ये एक्शन हाफ हार्टेड होता है। वो पूरी तरह आता नहीं, पूरी तरह जाता नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्लैरिटी नहीं देता, क्योंकि क्लैरिटी का मतलब होगा ईगो को झुकाना, और ईगो अभी भी लड़ रहा होता है। अगर आप यहाँ काम रहते हो, अगर आप रिप्लाई में जल्दबाजी नहीं करते, टोन नहीं बदलते, इमोशन नहीं उछालते, सवालों में नहीं जाते, तो उसके अंदर एक भारी रियलाइजेशन बैठती है, अब सच में दरवाज़ा बंद हो सकता है। और यही रियलाइजेशन प्रोसेस को अगले लेवल पर ले जाती है। ऑब्सेशन एक्शन लेती है क्लैरिटी के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए, और कंट्रोल उसी पल मरता है जिस पल आप उसे फीड नहीं करते। इस स्टेज पर आपका काम कुछ कहना नहीं, आपका काम है अपनी इमोशनल पोजीशन नहीं बदलना, क्योंकि जो इंसान आपकी इमोशनल पोजीशन तय नहीं कर पाता, वो आपकी ज़िंदगी भी तय नहीं कर पाता। जब वो सेफ जोन बनाकर आपको फिर से अपने ऑर्बिट में खींचना चाहता है, इस स्टेज पर वो खुलकर कुछ नहीं कहता, ना आई मिस यू, ना आई वॉन्ट यू बैक, ना गलती हो गई, बल्कि वो कुछ और करता है। वो आपके साथ एक सेफ इमोशनल जोन बनाना चाहता है। ये सेफ जोन क्या होता है? ऐसा स्पेस जहां बात हो सकती है, कनेक्शन महसूस हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई डिसीजन ना लेना पड़े। मतलब तू मेरे आसपास रहे, लेकिन मुझसे कुछ मांग मत। और यही सबसे डेंजरस स्टेज है। बाहर से ये कैसा दिखता है? कैजुअल बातें, नॉर्मल टोन, कभी कभी हंसी, कभी पुराने जोक्स, कभी बस ऐसे ही बात कर रहा था। और आप सोचते हो कम से कम बात तो हो रही है, शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। लेकिन सच ये है, ये बात रिलेशनशिप की तरफ नहीं, कंट्रोल रिस्टोर करने की तरफ जा रही है। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? अब उसका डर बदल चुका है। पहले डर था ये चला गया तो, अब डर है ये इतना दूर ना चला जाए कि मैं पहुंच ही ना सकूं। इसलिए वो आपको पूरी तरह पास भी नहीं आने देता, पूरी तरह जाने भी नहीं देता, बीच में लटका कर रखता है। यही वो जगह है जहां 80% लोग फंस जाते हैं, क्योंकि लड़ाई नहीं है, ड्रामा नहीं है, सब मैच्योर लग रहा है, लेकिन अंदर से आप फिर वही कर रहे हो, एडजस्ट, वेट, होप, रीड बिटवीन द लाइंस, और नो कॉन्टैक्ट यही टूटता है। एक बहुत कड़वा सच, अगर कोई इंसान सच में वापस आना चाहता है तो वो क्लैरिटी लाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो एम्बिग्युइटी में नहीं रखता। एम्बिग्युइटी हमेशा ईगो की स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप यहाँ भी नहीं हिलते, अगर आप कैजुअल टोन में नहीं बहते, इमोशनल कंफर्ट नहीं देते, सेफ जोन में सेटल नहीं होते, तो उसके अंदर एक आखिरी रियलाइजेशन बैठती है, ये अब हाफ प्रेजेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही रियलाइजेशन या तो उसे पूरी तरह आगे लाती है या हमेशा के लिए दूर कर देती है। दोनों ही हालात में आप जीतते हो।
पॉइंट 4 का कोर ट्रूथ। जो इंसान आपको क्लैरिटी दिए बिना अपने पास रखना चाहता है, वो आपको नहीं, आपकी अवेलेबिलिटी को चाहता है। इस स्टेज पर आपको स्वीट नहीं बनना, आपको रूट भी नहीं बनना, आपको बस क्लियर रहना है, क्योंकि क्लैरिटी ईगो को सबसे ज़्यादा डराती है। पॉइंट 5, जब आप अंदर से तय कर लेते हो कि अब कुछ साबित नहीं करना, इस पॉइंट तक आते आते कुछ अजीब सा हो जाता है। आप अब ये नहीं देख रहे होते उसने क्या किया, उसने कब देखा, उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। अब आपका ध्यान उससे हटकर अपने अंदर टिक जाता है, और यही वो पल है जहां असली जीत होती है। इस स्टेज में आपके अंदर क्या बदलता है? अब आप किसी सिग्नल का इंतजार नहीं करते, अब आप किसी एक्शन को मीनिंग नहीं देते। अगर वो बोले आप उछलते नहीं, अगर वो ना बोले आप गिरते नहीं, क्योंकि अब आपका सवाल ये नहीं होता वो क्या करेगा, अब सवाल होता है मैं खुद के साथ ठीक हूँ या नहीं। और जैसे ही जवाब हाँ होता है, खेल खत्म हो जाता है। सामने वाले के साथ क्या होता है? अब यहाँ दो ही सच्चाइयाँ बचती हैं, और दोनों आपके कंट्रोल से बाहर हैं। पहली सच्चाई, अगर उसके अंदर सच में भावना बची है तो वो क्लैरिटी के साथ आएगा, ना टेस्ट करेगा, ना एम्बिग्विटी रखेगा, ना सेफ जोन बनाएगा, वो सीधा बोलेगा। दूसरी सच्चाई, अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम थे, इसका मतलब ये है कि अब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। सबसे कड़वा लेकिन सबसे सच्चा सच, नो कांटेक्ट का मकसद किसी को वापस लाना नहीं होता। नो कांटेक्ट का मकसद होता है ये देखना क्या मैं बिना उसके भी खुद को संभाल सकता हूँ। और जिस दिन आप ये कर लेते हो उस दिन नो कांटेक्ट सफल हो जाता है, भले वो कभी वापस आए या कभी नहीं। जिस दिन आप आउटकम छोड़ देते हो उसी दिन कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है, कंट्रोल उसका भी और आपका भी। और यही असली फ्रीडम है। आप किसी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते, आप खुद को पकड़कर आगे बढ़ते हो। और जो इंसान खुद को पकड़ लेता है उसे कोई खोना नहीं डराता। यहीं पर ये पूरी जर्नी खामोशी से पूरी होती है। कोई ऐलान नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक इंसान जो अब खुद के साथ ठीक है। जब आपको एहसास होता है कि आप उसे नहीं, खुद को ढूंढ रहे थे, इस स्टेज पर आप एक बात साफ साफ समझ जाते हो। आप उसकी वापसी का इंतजार नहीं कर रहे थे, आप बस ये देखना चाहते थे कि क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि किसी के बिना टूट जाऊं। और जब जवाब मिलता है नहीं, तो कुछ अपने आप गिर जाता है। अंदर क्या बदलता है? अब आप ये नहीं सोचते अगर वो आ गया तो क्या होगा, अगर उसने रिग्रेट किया तो, अगर अब वो बदल गया हो तो। ये सारे सवाल अचानक इररिलेवेंट लगने लगते हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग एक नई जगह खड़ा है। मैं अब वही इंसान नहीं हूँ जो किसी के रिएक्शन पर जीता था। यहाँ एक अजीब शांति आती है। ये खुशी नहीं होती, ये एक्साइटमेंट नहीं होती, ये वो शांति होती है जिसमें आपको किसी को प्रूव नहीं करना पड़ता, न खुद को, न उसे, न दुनिया को। और यही शांति सबसे बड़ा क्लोजर होती है, सबसे कड़वी लेकिन आज़ाद करने वाली सच्चाई। बहुत लोग सोचते हैं जब वो पछताएगा तब मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून किसी और के पछतावे से नहीं आता। सुकून उस दिन आता है जिस दिन आप ये मान लेते हो, अगर वो कभी समझ भी ना पाए तो भी मैं ठीक हूँ। और यही एक्सेप्टेंस आपको हल्का कर देती है। आप तब आगे नहीं बढ़ते जब कोई और पीछे छूटता है, आप तब आगे बढ़ते हो जब आप खुद से ईमानदार हो जाते हो। उस पॉइंट पर नो कांटेक्ट खत्म नहीं होता, वो इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अब आप किसी टैक्टिक पर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट पर जी रहे हो। और सेल्फ रिस्पेक्ट कभी किसी के आने या जाने पर डिपेंड नहीं करती। यहीं पर ये पूरा चैप्टर शांत तरीके से बंद होता है। कोई आखिरी मैसेज नहीं, कोई आखिरी उम्मीद नहीं, बस एक इंसान जो अब खुद के साथ ठीक है। अगर अब भी अगला स्टेप चाहिए तो वो नो कांटेक्ट नहीं होगा, वो होगा लाइफ रीसेट। लेकिन ये कहानी यहीं पूरी है। सच ये है, आप किसी के चले जाने से नहीं टूटते, आप तब टूटते हो जब आप खुद को छोड़कर किसी और की उम्मीद पकड़े बैठे रहते हो। लेकिन जिस दिन आपने अंदर से ये मान लिया कि अगर वो कभी ना भी समझे तो भी मैं अपनी जगह ठीक हूँ, उसी दिन कहानी खत्म हो जाती है। ना इसलिए कि वो हार गया, ना इसलिए कि आप जीत गए, बल्कि इसलिए कि अब किसी का भी आना जाना आपको परिभाषित नहीं करता। आप अब किसी जवाब का इंतजार नहीं कर रहे, आप अब किसी एहसास की भीख नहीं मांग रहे, आप अब किसी की चुप्पी से अपने आप को छोटा नहीं कर रहे। और यही असली आज़ादी है। जिस दिन आपको किसी के लौटने की ज़रूरत नहीं रहती, उसी दिन आप सच में आगे बढ़ चुके होते हो। यहीं ये कहानी नहीं, ये अध्याय खत्म होता है, और यहीं से आपकी ज़िंदगी पहली बार आपकी अपनी बनती है।
अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी रुककर सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सीधी, गहरी और बिना झूठी उम्मीद वाली बातें आगे भी सुनना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम किसी को वापस लाने का वादा नहीं करते, हम आपको खुद तक वापस लाते हैं। नो कॉन्टैक्ट साइकोलॉजी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, आपने अपनी तरफ से सब कर लिया, चुप रहकर भी, दूरी बनाकर भी, फिर भी वो वापस नहीं आया। लेकिन असली बात यह है, शायद आपने नो कॉन्टैक्ट गलत तरीके से किया है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिर्फ गायब होने का तरीका नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, और इस गेम में जीतता वही है जो दिमाग से खेलता है, दिल के भरोसे नहीं। ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट को पनिशमेंट समझकर करते हैं, और इसी वजह से वो खुद टूट जाते हैं और सामने वाला और ज़्यादा दूर चला जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नो कॉन्टैक्ट का सही मतलब और वो 6 साइकोलॉजिकल मूव्स बताने वाली हूँ, जो इंसान को सिर्फ याद ही नहीं करवाते, बल्कि उसे अंदर तक हिट करते हैं कि वो आपके पास लौटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता देख ही ना पाए। और हाँ, ये 6 मूव्स सिर्फ रिश्ते में वापस लाने के लिए नहीं है, ये आपको इमोशनली अनटचेबल बनाते हैं, ताकि अगली बार कोई आपको हल्के में लेने की हिम्मत भी ना करे। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि मूव नंबर 6 वो है जो 99% लोग कभी नहीं करते, और इसलिए 99% लोग किसी को खोकर पछताते हैं। अब शुरू करते हैं। नो कॉन्टैक्ट के बाद भी अगर वो वापस नहीं आता तो ये 6 साइकोलॉजिकल मूव्स आपको वही इंसान वापस दिलाएंगे और खुद पर आपकी वैल्यू फिर से सेट कर देंगे। मूव 1, इमोशनल रीसेट। अपनी अंदरूनी सेटिंग बदलो, उसके लिए नहीं, अपने लिए। देखो, नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप चुप होकर इंतज़ार करो कि दूसरा इंसान कब दया करके वापस आएगा। ये असली गेम यहाँ शुरू होता है, आपके अंदर। जब आप किसी को खो देते हो, दिमाग 2 काम करता है। 1, या तो आपको उसी इंसान के पीछे दौड़ाता रहता है। 2, या फिर आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि वही इंसान आपको दूर से देखकर हिल जाता है। मूव 1 यानी इमोशनल रीसेट इसी दूसरी कैटेगरी में ले जाता है। इसका असली काम क्या है? आप अपना पूरा ध्यान उस इंसान से हटाकर एक ऐसी जगह शिफ्ट करते हो जहां से उसकी कोई भी अटेंशन, कोई भी इग्नोर, कोई भी दूरी आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। और ये सिर्फ मानसिक बदलाव नहीं है, ये आपकी वैल्यू में अचानक आई छलांग है। दूसरा इंसान पहली बार नोटिस करता है कि आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे, पहले जैसा बेचैन नहीं हो रहे, पहले जैसा टूट नहीं रहे। यही वो पॉइंट है जहां नो कॉन्टैक्ट असली असर दिखाना शुरू करता है। कैसे करना है इमोशनल रीसेट? 1, रियलाइज करो अब आप उसके लिए नहीं, अपने लिए चेंज हो रहे हो। उसका लौटना बोनस है, ज़रूरत नहीं। 2, खुद को किसी के इंतज़ार में रुके हुए मोड से बाहर निकालो। जो लोग इसी मोड में अटक जाते हैं वो महीनों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, खाली, थके हुए, टूटे हुए। 3, अपनी एनर्जी को वापस खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करो। नई रूटीन, नई टारगेट, नई लाइफस्टाइल, ताकि दूसरे इंसान को पहली बार एहसास हो कि खोने वाला वो है, आप नहीं। 4, खुद को वापस मूल्यवान फील कराने वाली चीज़ें शुरू करो, क्योंकि सच यही है, कोई भी रिश्ता हमें तभी हल्का लेता है जब हम खुद को हल्का लेने लगते हैं। इमोशनल रीसेट का असर? आपका दिमाग स्टेबल होता है, आपका रिएक्शन बंद हो जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरा इंसान अचानक आप में चेंज नोटिस करता है, और सबसे बड़ा नुकसान, आप दोबारा खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट के बाद इंसान तभी लौटता है जब उसे फ़र्क पड़ने लगे, और फ़र्क तभी पड़ता है जब आप बदलते हो, उसके लिए नहीं, अपने लिए। मूव 2, इमोशनल वैक्यूम बनाओ, ताकि उसकी दुनिया में तुम्हारी कमी घुटन बन जाए। सबसे पहले समझो, नो कॉन्टैक्ट का असली खेल साइलेंस नहीं है, वैक्यूम है। वैक्यूम यानी जगह खाली करना, लेकिन ऐसी जगह जो सामने वाला जितना भरने की कोशिश करे उतना ही खाली महसूस करे। जब तुम गायब हो जाते हो तो सामने वाला सिर्फ ये नहीं सोचता कि तुम नहीं हो, उसका दिमाग इंटरनली ये प्रोसेस करता है, मेरे मैसेज का इंस्टेंट जवाब अब नहीं आता, जो अटेंशन मिलती थी वो अब ज़ीरो है, जो आदत बन गई थी वो टूट गई है, जो कंट्रोल था वो हाथ से निकल रहा है, जो ईगो सेटिस्फाई होता था उसे भूख लगने लगी है। ये इमोशनल वैक्यूम है। स्टेप 1, उसकी लाइफ से खुद को नहीं हटाना, उसकी दुनिया से अपनी वैल्यू को इनविजिबली खींचना। तुम्हें उससे चैट बंद नहीं करनी है, तुम्हें उसके दिमाग में तुम्हारी हैबिट खत्म करनी है। ये डिफरेंस समझ लो। चैट बंद करना इक्वल्स नॉइज, हैबिट हटाना इक्वल्स दर्द। चैट बंद करने से आदमी इरिटेशन में जाता है, हैबिट हटाने से आदमी विड्रॉल में जाता है। विड्रॉल असली हथियार है।
जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे, तुम्हारी प्रेजेंस को ग्रांटेड माने और तुम्हारे साइलेंस को भी विक्ट्री समझ ले, तब तुम साइलेंस नहीं रखते, तुम विड्रॉल ट्रिगर करते हो। कैसे? रिप्लाई स्टाइल बदलो। पहले लॉन्ग डीप इमोशनल रिप्लाई, अब शॉर्ट न्यूट्रल मैच्योर रिप्लाई। रिस्पॉन्स टाइमिंग बदलो, पहले तुरंत, अब 2-3 घंटे बाद, सिर्फ ज़रूरी बात। प्रेजेंस घटाओ, पहले हर टाइम ऑनलाइन, अब सिर्फ तब देखो जब काम हो। ये सब उसे कंफ्यूज नहीं करता, उसे डिस्टर्ब करता है। क्यों? क्योंकि इंसान को अचानक लॉस्ट वैल्यू ज़्यादा चुभती है एज कम्पेयर टू ग्रेजुअली रिड्यूस्ड वैल्यू। तुम्हारा ये सटल विड्रॉल उसके दिमाग को ये सिग्नल भेजता है, ये अब पहले जैसा अवेलेबल नहीं रहा, ये बदल रहा है और ये बदलाव मेरे कंट्रोल में नहीं है। समवेयर आई एम लूजिंग देम। और यही उसकी ईगो को पहली बार हर्ट करना शुरू करता है। स्टेप 2, इमोशनल कंपटीशन क्रिएट करो, लेकिन बिना किसी नए इंसान के। सुनो, किसी थर्ड पर्सन को लाना वीक लोग करते हैं, स्मार्ट लोग कंपटीशन क्रिएट करते हैं, लेकिन इनविजिबली। कैसे? अपने आप में सुधार करो। फोटोज, लाइफस्टाइल, कॉन्फिडेंस, शेड्यूल, प्रेजेंस, ये सब ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारी एनर्जी अब कहीं और इन्वेस्ट हो रही है, लेकिन किस में, ये उसे पता नहीं। यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल टेंशन। ये किससे बात कर रहा होगा? ये किसके साथ बिजी है? ये इतना शांत और अलग क्यों हो गया? ये मुझे मिस भी करता है या नहीं? अब ये क्वेश्चंस उसके दिमाग में हर घंटे टॉर्चर करना शुरू करते हैं। तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, लेकिन उसे वही सबसे भारी पनिशमेंट दे दी है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इज मोर पेनफुल देन रिजेक्शन। स्टेप 3, अब उसकी ईगो नहीं, उसकी क्यूरियोसिटी को टारगेट करो। हर इंसान की ईगो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन क्यूरियोसिटी अनप्रिडिक्टेबल है। क्यूरियोसिटी में आदमी खुद चलकर वापस आता है, ईगो में आदमी दूर जाता है। तुम्हारा मूव टू क्यूरियोसिटी को पीक पर पहुंचाता है। कैसे? तुम्हारी पोस्टिंग बदल जाए, डीप कोट्स नहीं, शिकायत नहीं, क्राइम नहीं, ओवर एटीट्यूड नहीं, बस न्यूट्रल इंप्रूवमेंट वाइब्स, जिससे वो कंफ्यूज हो जाए कि तुम खुश हो या सैड, तुम आगे बढ़ रहे हो या रोके हो, तुम उसके लिए अवेलेबल हो या नहीं। कंफ्यूजन इक्वल्स क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इक्वल्स चेस, चेस इक्वल्स रिटर्न। स्टेप 4, उसकी दुनिया में तुम्हारी कमी को पेन बना दो, गिल्ट नहीं। बहुत लोग गलती करते हैं, उसे गिल्टी फील कराते हैं। तुम बदल गए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मैंने सब दिया, तुमने कुछ नहीं समझा। गलत। गिल्ट उसे तुम्हारे पास नहीं लाता, बस डिफेंसिव बना देता है। पेन लाता है, इमोशनल वैक्यूम वही पैदा करता है। पेन तब लगता है जब तुम नाराज नहीं हो, तुम ब्लेम नहीं कर रहे, तुम फाइट नहीं कर रहे, तुम अटेंशन नहीं मांग रहे, तुम साइलेंस से मैनिपुलेट नहीं कर रहे, बस तुम धीरे धीरे दूरी बढ़ा रहे हो और उसे पता नहीं कि क्यों। यही सबसे डीप साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। स्टेप 5, वैक्यूम को मेंटेन करने के लिए खुद का आइडेंटिटी रीबिल्ड करना शुरू करो। ये मूव बहुत बड़ा है। जब कोई रिटर्न नहीं करता तो लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, वो नो कांटेक्ट को पनिशमेंट बना देते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को स्टॉप कर देते हैं। तुम्हें उल्टा करना है, तुम्हें वैक्यूम बनाना है, साथ में आइडेंटिटी अपग्रेड करनी है, ताकि जब तक वो वापस आने का सोचे तुम पहले जैसे रहो ही नहीं। लेवल बढ़ चुका हो, स्टैंडर्ड बढ़ चुका हो, एनर्जी बढ़ चुकी हो। वैल्यू शिफ्ट वही है जिससे कमबैक पॉसिबल होता है। मूव 2 का फाइनल आउटकम, अगर तुमने मूव 2 ऑनेस्टली फॉलो किया, उसका दिमाग रेस्टलेसनेस में जाएगा, उसकी ईगो डिफेंसिव से डेस्परेट मोड में जाएगी, उसकी क्यूरियोसिटी पीक पर जाएगी, उसका माइंड तुम्हारे एब्सेंस को पेन की तरह एक्सपीरियंस करेगा। वो खुद ही वापस आने के बारे में सोचना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा उसी की ओर लौटता है जिसकी प्रेजेंस उसे कंफर्ट देती थी और जिसकी एब्सेंस उसे अनईजी बनाती है। मूव 3, अपनी अनदेखी ताकत को जागृत करो, ताकि उसकी चुप्पी अब तुम्हें नहीं, उसे खाए। सुनो, नो कांटेक्ट का सबसे गलत इस्तेमाल क्या करते हैं लोग? खुद को इनविजिबल बना देते हैं, लेकिन खुद को पावरफुल नहीं बनाते। और यही वजह होती है कि सामने वाला वापस नहीं आता, क्योंकि वापस आने की वजह साइलेंस नहीं होती, वापस आने की वजह वैल्यू होती है। और मूव 3 का पूरा उद्देश्य यही है, तुम्हारी अनदेखी वैल्यू को इतना मजबूत बनाना कि अगर सामने वाला लौटे या ना लौटे, तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन अब हमेशा तुम तय करो। 1, जब कोई वापस नहीं आता तो समझो तुम्हारा मौन नहीं, तुम्हारी पहचान कमजोर है। ये हार्श है लेकिन सच है।
बहुत लोग सोचते हैं मैं चुप रहा तो वो गिल्ट महसूस करेगा, मैं दूरी बना लूँगा तो वो पिघल जाएगा। नो कॉन्टैक्ट की असली ताकत साइलेंस में नहीं, तुम्हारे साइलेंस के पीछे की पर्सनैलिटी में होती है। अगर तुम्हारी लाइफ वहीं की वहीं है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम गायब हुए या नहीं। इसलिए मूव 3 कहता है अपनी पहचान को नया बनाओ ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाए। 2. लाइफ को ऐसा मोड़ दो कि उसकी स्मृति तुम्हारी नई रियलिटी को पकड़ भी ना पाए। देखिए, जो इंसान लौटता है वो गिल्ट से नहीं लौटता, वो फियर ऑफ लॉस से लौटता है। और ये फियर तब पैदा होता है जब उसे महसूस हो ये इंसान अब मेरे दिमाग में स्टोर किए गए पुराने वर्जन में फिट नहीं हो रहा। क्योंकि इंसान तब डरता है जब उसे अपने पुराने अजम्पशंस टूटते दिखते हैं। तो मूव 3 का दूसरा हिस्सा ये कहता है अपनी लाइफ को विजिबली, क्लियरली, ऑनेस्टली अपग्रेड करो। सोशल प्रेजेंस मजबूत, रूटीन डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल शार्प, न्यू हैबिट्स विजिबल, लुक्स बेटर, लाइफ गोल्स लाउडर, बाउंड्रीज क्लीनर। ये सब मिलकर एक ही चीज़ बनाते हैं, तुम्हारा नया वर्जन। और नया वर्जन एक अलग वाइब देता है। मैं अपने लिए जीता हूँ, किसी के आंसरेबल नहीं। यही वाइब सामने वाले के दिमाग में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल झगड़ा खड़ा करती है। 3. इमोशनल ट्रांसपेरेंसी खत्म करो, मिस्ट्री शुरू करो। साइलेंस जो कुछ समय बाद प्रेडिक्टेबल हो जाए वो बोरिंग बन जाता है, लेकिन साइलेंस जोड़ मिस्ट्री जोड़ सेल्फ ग्रोथ, ये लीथल कॉम्बिनेशन है। अब ये मिस्ट्री क्या है? ये कोई चाइल्डिश सीन नॉट सीन वाला गेम नहीं, ये एक हाई वैल्यू बिहेवियर है। कम दिखूं पर दिखूं पावरफुल, कम बोलो पर बोलो क्लियर, कम शेयर करो पर शेयर करो वैल्यूएबल। तुम्हारा हर एक्शन ये मैसेज ले जाए मैं अब एक्सप्लेन नहीं करता, मैं सिर्फ इवॉल्व करता हूँ। ये मिस्ट्री टेंशन नहीं पैदा करती, ये क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। और क्यूरियोसिटी रिलेशनशिप साइकोलॉजी में सबसे बड़ा मैग्नेट है। 4. इमोशनल हंगर को स्किल्स में बदलो ताकि तुम डिपेंडेंसी से डोमिनेंस में शिफ्ट हो जाओ। जो इंसान किसी के लिए इमोशनली भूखा होता है वो रोज़ टूटता है, लेकिन जो इंसान उसी एनर्जी को स्किल्स में बदल दे उसकी पूरी इमेज बदल जाती है। अब रियल बात सुनो, यहाँ तुमको 2 तरह के स्किल्स चाहिए। ए. इंटरनल स्किल्स, सेल्फ स्ट्रक्चर, ये तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, बाउंड्रीज, काम डिसीजन मेकिंग, फोकस और डिसिप्लिन। जब ये स्किल्स तैयार हो जाते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी डर पैदा नहीं करती, रिस्पेक्ट पैदा करती है। बी. एक्सटर्नल स्किल्स, लाइफ पोजिशनिंग, ये तुम्हें दुनिया में रेलेवेंट बनाते हैं। वर्क स्किल्स, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, ग्रूमिंग, फिटनेस, सोशल कॉन्फिडेंस, ये सब मिलकर तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिसे खोने से हर कोई डरता है। और जब तुम ऐसा वर्जन बनते हो, नो कॉन्टैक्ट अब पनिशमेंट नहीं होता, एक रिमाइंडर बन जाता है कि तुम किस लेवल पर जा रहे हो। 5. अपनी आइडेंटिटी को इतना रेयर बना दो कि उसकी चुप्पी उसका डर बन जाए, तुम्हारी कमजोरी नहीं। सच बताता हूँ, कोई भी इंसान तब वापस आता है जब उसे तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारे वैल्यू लॉस का डर महसूस हो। और ये डर सिर्फ तभी पैदा होता है जब तुम अपना स्टेटस ऐसे लेवल तक उठा दोगे जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। रेयर बनना मतलब अनरीचेबल बनना नहीं होता। रेयर बनना मतलब होता है तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, तुम्हारा फोकस खुद पर है। तुम्हारी लाइफ किसी एक इंसान की देन नहीं, तुम्हारी वाइब नीड से नहीं, चॉइस से बनी है। जब तुम रेयर बनते हो तो सामने वाला सोचने लगता है मैंने इसे खो दिया और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ये वो प्लेस है जहां वापस आने की इच्छा नहीं, वापस ना आने का डर उसे पागल करता है। 6. लाइफ में ऐसी डायरेक्शन पकड़ो जहां उसकी जगह चाहत से मिले, कमजोरी से नहीं। ये मूव 3 का फाइनल हिस्सा है और सबसे ज़रूरी भी। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो लौटे या ना लौटे, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ को ऐसा मोमेंटम देना जहां उसकी वापसी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारे कंपैटिबिलिटी का टेस्ट बने। लाइफ में एम ऐसा होना चाहिए अगर तू लौटे तो अच्छी बात, अगर ना लौटे तब भी मेरी दुनिया नहीं रुकती। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो सिर्फ प्यार नहीं, प्यार की साइकोलॉजी तुम्हारे फेवर में लग जाती है, क्योंकि रिश्ते चेज से नहीं बैलेंस से चलते हैं। और जो इंसान खुद को बैलेंस कर लेता है उसका खोना सबसे बड़ा लॉस होता है। अब सवाल ये है, अगर तुम इतने बदल जाओ तो क्या वो हर हाल में वापस आएगा? या फिर कुछ लोग इतने इमेच्योर होते हैं कि वे अपनी ईगो बचाने के लिए खुद ही दूर भाग जाते हैं। मूव 4. जब आप खुद को फिर से अपनी जिंदगी के सेंटर में रखते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है। सुनिए, नो कॉन्टैक्ट में सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि दूरी सिर्फ उसे बदलती है।
नहीं, सच्चाई ये है, दूरी सबसे ज़्यादा आपको बदलती है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार अपने दिमाग में उस इंसान को नहीं, खुद को स्पेस दे रहे होते हैं। पहली बार आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। पहली बार आपका दिमाग चैन से सोच पाता है कि मुझे असल में चाहिए क्या। और इसी जगह पर शुरू होता है मूव 4, सेल्फ सेंटरिंग साइकोलॉजी, यानी अपनी लाइफ का सेंटर खुद बनना। इसका मतलब क्या है? सीधी बात, अब आपकी लाइफ का फोकस वो नहीं, आप हैं। आप सुबह उठकर उससे जुड़ी कोई उम्मीद लेकर नहीं उठते। आप खुद से एक सवाल उठाते हैं, आज मैं खुद को कहाँ बेहतर कर सकता हूँ। और सुनिए, जब इंसान किसी को चाहकर नो कांटेक्ट करता है तो वो दो लोगों के बीच नहीं, अपने पुराने और नए खुद के बीच लड़ रहा होता है। मूव फॉर इसी लड़ाई को जीतने का तरीका है। जरा एक फ्लो में सोचिए, पहले आपकी लाइफ उसके अराउंड घूमती थी। आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपकी नाइट स्लीप, सब कुछ उसी के हाथ में था। नो कांटेक्ट के बाद आप अपने ही लाइफ में एक खाली जगह को नोटिस करते हैं। पहले ये खाली जगह डर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही खाली जगह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि अब ये जगह उसके वापस आने का इंतज़ार नहीं कर रही। ये भर रही है आपके नए हैबिट से, आपके नए स्टैंडर्ड से, आपके नए गोल से। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल फ्लिप होता है। जब वो आपके आसपास नहीं होता, आप उसे कम नहीं सोचते, आप सही तरीके से सोचते हैं। पहले आप रिश्ते को उसकी नज़र से देखते थे, अब आप पहली बार रिश्ते को अपने नज़रिए से पढ़ते हैं। कहाँ मैंने खुद को चीप कर दिया था, कहाँ मैंने ज़्यादा गिव कर दिया था, कहाँ मैंने अपनी वैल्यू अंडर एस्टिमेट कर दी थी, उसकी बातों ने मुझे कितना कंट्रोल किया था, अगर वो था तो मैं क्यों डरती थी। ये सेल्फ सेंटरिंग का पहला स्टेप है और यही वो जगह है जहाँ नया आप जन्म लेता है। अब आता है वो असली साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। जब आप खुद को सेंटर में रखकर अपनी लाइफ को फिर से डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो आप अनजाने में एक एनर्जी क्रिएट करते हैं जो दूसरे इंसान को मैग्नेटिकली खींचती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा एक दिशा में जाता है, वीक स्ट्रॉन्ग। और आप पहले वीक थे, इमोशनली ड्रेन थे, डिपेंडेंट थे। अब आप न्यूट्रल, स्टेबल और ग्राउंडेड बन रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं वैल्यू रिकैलिब्रेशन इफेक्ट। मतलब जब आप खुद को फोकस देते हैं, आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती है और जिसे आप चाहते थे वो सबकॉन्शियसली ये वैल्यू महसूस करने लगता है, चाहे वो आपसे बात कर रहा हो या नहीं। एनर्जी कम्युनिकेशन वर्बल नहीं होती, ये वाइब से चलती है। नो कॉन्टैक्ट में सबसे बड़ा जादू यही वाइब करती है। अब इसे एक फ्लो में समझिए। आप खुद पर काम कर रहे हैं, आपका माइंड स्टेबलाइज हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस नॉर्मल हो रही हैं, आपकी एनर्जी ग्राउंडेड हो रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है और आपकी एब्सेंस भारी महसूस होने लगती है। और यही वो जगह है जहां उसे पहली बार एहसास होता है, यार ये मेरे बिना भी ठीक है। ये लाइन उसके ईगो को चोट नहीं देती, उसके फियर को एक्टिवेट करती है। क्या वो सच में आगे बढ़ रहा है? क्या उसके पास अब नया फोकस आ गया है? क्या वो मुझे उतनी प्रेफरेंस नहीं देता? क्या मैं उसकी प्रायोरिटी से उतर चुका हूँ? ये सवाल नो कॉन्टैक्ट से नहीं, सेल्फ सेंटरिंग से आते हैं। अब असली बात सुनिए, मूव फॉर का असली मीनिंग ये है, आप नो कॉन्टैक्ट उसे वापस लाने के लिए नहीं कर रहे, आप नो कॉन्टैक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप खुद के पास वापस लौट सके। और यही शिफ्ट उसकी साइकोलॉजी को हिलाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर उसी इंसान से लगता है जो खुद को खोने नहीं देता। और अब आप वही बन रहे हैं। जब तक आप उसे सेंटर में रखते थे, आप वीक थे। जब आपने खुद को सेंटर में रखा, आप पावरफुल बन गए। और ये पावर उसके बिहेवियर को बदलने पर मजबूर करती है। या तो वो बदला हुआ वापस आएगा या फिर खुद को साबित करने की कोशिश करेगा। दोनों ही चीज़ें तभी होती हैं जब मूव फॉर लागू होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर आप खुद को सेंटर में रखकर ग्रो कर रहे हैं तो क्या हर बार सामने वाला वापस लौटता है या फिर नो कॉन्टैक्ट किसी रिश्ते की सच्चाई दिखा देता है? मूव नंबर 5। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि असली मोड़ यहाँ होता है। कभी कभी नो कॉन्टैक्ट के बाद इंसान लौटकर नहीं आता और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अपने अंदर की एम्प्टी जगह को जल्दी भरने की कोशिश करते हैं, अपने अकेलेपन को गलत डायरेक्शन में भेज देते हैं, अपने वैल्यू को फिर से दूसरों के हाथ में दे देते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग, उनका तरीका बिल्कुल अलग होता है। वे जानते हैं कि खालीपन का सबसे खतरनाक उपयोग क्या है, खुद को फिर से बनाने का वक्त। अब आपको वही करना है, लेकिन किसी चीप तरीके से नहीं, किसी दिखावे से नहीं, किसी रिवेंज से नहीं, बल्कि एक ऐसे लेवल पर जहां वो लौटे या ना लौटे, आपके स्टैंडर्ड खुद अपनी ताकत बन जाए। इस वक्त आपको अपनी एनर्जी 3 जगह लगानी है।
पहली जगह, खुद की वैल्यू को बोझ नहीं, शक्ति समझना। आपने नोटिस किया होगा, जिन्हें हम थामे रहते हैं वही हमें हल्का समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा दिल उनकी मौजूदगी पर टिका है। अब उन्हें ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि आपकी भावनाएं उनकी दया पर नहीं चलती, आपकी दुनिया उनका इंतज़ार नहीं करती, और आपकी आत्मसम्मान किसी के मूड से डिसाइड नहीं होती। ये वाइब धीरे धीरे उन लोगों को भी हिला देती है जो पहले आपको हल्के में लेते थे। दूसरी जगह, अपने लाइफस्टाइल में ऐसा बदलाव लाना जो दिल की हीलिंग नहीं, आइडेंटिटी की रीबिल्डिंग दिखाए। देखिए, लोग तब वापस आते हैं जब उन्हें लगता है कि आपकी मौजूदगी उनके ईगो को सैटिस्फाई कर सकती है, लेकिन लोग रिस्पेक्ट तब करते हैं जब आपकी मौजूदगी उन्हें अपनी कमी दिखाती है। इसलिए स्मॉल हैबिट्स बदलना शुरू कीजिए। माइनस सुबह उठने का समय फिक्स कीजिए, माइनस सोशल मीडिया पर कम देखिए, माइनस अपने लुक्स और ग्रूमिंग में सुधार कीजिए, माइनस ऑफलाइन लाइफ में बिजी और प्रेजेंट रहिए, माइनस अपनी रूटीन में डिसिप्लिन लाइए। ये चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन रिटर्निंग साइकोलॉजी में इनका इम्पैक्ट सबसे गहरा होता है, क्योंकि इंसान तब ट्रिगर होता है जब आप पहले जैसे नहीं लगते। तीसरी जगह, उस भावनात्मक स्पेस को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई उसे मैनिपुलेट न कर सके। जी हाँ, नो कांटेक्ट सिर्फ साइलेंस नहीं होता। नो कांटेक्ट आपकी इमोशनल इम्यूनिटी को रीसेट करता है। इस इम्यूनिटी का मतलब है माइनस आप जल्दी नाराज़ नहीं होते, माइनस आप जल्दी इमोशनल नहीं होते, माइनस आप किसी इमोशनल शब्द से मेल्ट नहीं होते, माइनस आप किसी के व्यवहार से हिलते नहीं, माइनस आपकी शांति दूसरों के रवैये पर डिपेंड नहीं करती। ये मैच्योरिटी उन्हें खींचती है जिन्होंने आपको पहले हल्के में लिया था। अब क्या होगा? या तो वो इंसान वापस आएगा, लेकिन इस बार ईगो से नहीं, फियर जोड़ रिस्पेक्ट के मिक्स से, या वो वापस नहीं आएगा और आपकी लाइफ में वे लोग आएंगे जो आपको खोने से डरेंगे, ना कि आपको हल्का समझकर चलेंगे। दोनों ही सिचुएशन में आपकी जीत है, क्योंकि आपने खुद को चुना। आपकी वाइब बदली, आपकी बाउंड्रीज बदली, आपकी आइडेंटिटी इवॉल्व हुई। आपकी साइलेंस अब वीकनेस नहीं, एक अथॉरिटी बन गई। और याद रखिए, सही लोग आपके ग्रोथ से इंस्पायर होते हैं, गलत लोग आपके ग्रोथ से इनसिक्योर। जो भी इंसान वापस आने लायक होगा वो आपके बदलते हुए कदमों से खुद रास्ता ढूंढ कर लौट आएगा। जो नहीं आएगा वो आपकी स्टोरी में होना ही नहीं चाहिए था। मूव 6, जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे लौटने का कोई मतलब नहीं, वहीं से उनकी बेचैनी शुरू होती है। रिश्तों में एक अजीब चीज़ होती है, लोग तुम्हारे जाने पर नहीं, तुम्हारे बिल्कुल शांत हो जाने पर डरना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को याद करके भी चुप रहते हैं, जब आप किसी को चाहकर भी पीछा नहीं करते, जब आप किसी को खोकर भी टूटते नहीं, तो सामने वाले को पहली बार एहसास होता है ये इंसान मुझे नहीं, खुद को चुन चुका है। और यही जगह है जहाँ से वापसी की शुरुआत होती है। लेकिन ये वापसी आपकी तरफ से नहीं, उसके अंदर से जन्म लेती है। और इस फाइनल मूव में जो मैं बताने वाली हूँ वो कोई टैक्टिक, कोई गेम, कोई ट्रिक नहीं, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन है जो इंसान की सोच, ईगो और इनसिक्योरिटी को जड़ से हिला देता है। आइए कहानी के फ्लो में चलते हैं। इमेजिन आपने नो कांटेक्ट रखा, आपने खुद को हील किया, आपने रोना चिल्लाना सब छोड़ दिया। सब लोग सोच रहे थे कि आप टूटोगे क्योंकि वो चला गया, लेकिन आप नहीं टूटे, आप बस बदल गए। आप लाउड हार्ट ब्रेक नहीं दिखाते, आप साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। आप किसी को प्रूव करने नहीं निकलते, आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने में लग जाते हैं। आप किसी को असाइन नहीं करते कि मुझे समझो, आप खुद को समझने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आप धीरे धीरे उस वर्जन में बदलने लगते हैं जिससे वो इंसान कभी सामना नहीं करना चाहता था। वो वर्जन जिसमें आप उसकी कमजोरी नहीं, उसकी कमी बन जाते हैं। अब उसके दिमाग में क्या चलता है? वो सोचता है ये मुझे याद भी करता है या नहीं, ये किसी और को मिला क्या, ये इतना स्टेबल कैसे है, ये मुझे ज़रूरत नहीं समझता क्या, ये मेरे बिना भी इतना नॉर्मल कैसे दिख रहा है, ये मेरे बिना खुश कैसे है। और जैसे जैसे आपके बारे में सवाल बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी सर्टेनिटी ख़त्म होने लगती है। वो सिर्फ आपके जाने से नहीं डरता, वो इस बात से डरता है ये इंसान अब मेरी तरफ वापस आएगा भी या नहीं। अरे लोग वापसी तब करते हैं जब उन्हें भरोसा होता है कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि दरवाज़ा अब उसी दिशा में खुलने से इनकार कर रहा है, तभी वो भागते हुए आते हैं। और यही इस मूव की असली ताकत है।
लेकिन आपका असली पावर मूव क्या है? इस कहानी का ट्विस्ट ये नहीं कि वो वापस आएगा या नहीं, ट्विस्ट ये है आप अब उसके वापस आने को अपना गोल ही नहीं मानते। क्योंकि जब इंसान इमोशनली इवॉल्व कर जाता है तो वो रिलेशनशिप को अवॉर्ड नहीं, एक्सपीरियंस की तरह देखने लगता है। आप अब खुद को भिखारी की तरह पेश नहीं करते, मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज़। आप अब खुद को ऑप्शन की तरह भी नहीं दिखाते, अगर आना हो तो आ जाना। आप अब खुद को जैसा है वैसा रखते हैं, एक स्टेबल सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान जो अपनी लाइफ खुद डिज़ाइन करता है। और यही मानसिकता, यही वाइब, यही आइडेंटिटी उस इंसान को अंदर से तोड़ देती है जिसने आपको हल्के में लिया था, क्योंकि वो समझता है ये अब मेरे लिए नहीं रुका हुआ, ये खुद के लिए जी रहा है। और इंसान को यही सबसे ज़्यादा जलाता है, आपकी एब्सेंस नहीं, आपकी प्रोग्रेस, आपका साइलेंस नहीं, आपकी स्टेबिलिटी, आपका नो कांटेक्ट नहीं, आपका न्यू आइडेंटिटी। अब वो क्यों लौटता है? क्योंकि उसे डर लगता है कि आप शायद उसके लिए अब वैसा फील ही नहीं करते। और यही इनसिक्योरिटी वापसी का असली इंजन है। याद रखिए, लौटना कोई जादू नहीं, एक साइकोलॉजी है। जब आप पीछे हटते हुए भी बढ़ रहे होते हैं तब सामने वाला आपके लॉस से नहीं, आपके लेवल से डरने लगता है। और जब इंसान आपके लेवल से डरने लगता है तो वो खुद को संभाल कर आपकी ओर आने की कोशिश करता है। बट हियर कम्स द ब्रूटल ट्रूथ, हर इंसान वापस नहीं आता, और जो नहीं आता उसके बारे में दो बातें जान लीजिए। या तो वो अपने ईगो में इतना अटका है कि टूटने से बेहतर चुप रहना चुनता है, या फिर यूनिवर्स ने आपको एक ऐसे इंसान से बचा लिया है जो आपकी ग्रोथ के रास्ते के सामने खड़ा था। तो इस फाइनल मूव का असली मतलब ये नहीं कि आप उसको वापस लाओगे, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को इतना सॉलिड बना दोगे कि अगर वो आए तो वैल्यू समझ कर आए, और अगर ना आए तो भी आपकी लाइफ पहले से कई गुना बेहतर हो चुकी होगी। यही असली रिवेंज नहीं, असली रिडेंशन है। और यही मूव 6 की असली लाइन है। नो कांटेक्ट का असली मकसद उसे वापस लाना नहीं, आपको उस जगह ले जाना है जहां आप खुद को खोना बंद कर दें। और जब आप खुद को चुन लेते हैं तभी दुनिया आपको चूज़ करना शुरू करती है। और शायद यही वो जगह है जहां आपको एक सच्चाई समझनी पड़ेगी। कभी कभी रिश्ता टूटता नहीं, इंसान टूटता है। और वो इंसान जो आपको हल्का समझता था, जिसे लगता था कि आप हमेशा पीछे रहोगे, वो धीरे धीरे ये महसूस करता है कि आपके वापस न मुड़ने में जो चुप्पी है वही उसकी सबसे बड़ी हार है। नो कांटेक्ट के बाद आप जितना ऊपर उठते गए उतना ही उसके अंदर डर पनपता गया। डर कि आप बदल चुके हैं, डर कि आपका दर्द खत्म हो चुका है, डर कि आप फिर से किसी के लिए नहीं, अपने लिए जीने लगे हो। और यही वो पल है जहां खेल उसके हाथ से फिसल चुका है और उसे पहली बार लगता है कि आप जैसे इंसान को खोना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। याद रखिए, किसी को वापस आने का असली कारण ये नहीं होता कि वो आपको प्यार करता है। अक्सर वो इसलिए लौटता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि आप अब उसके बिना अपनी दुनिया बना चुके हो। और अगर कोई इंसान आपकी कीमत समझे बिना आपको खो सकता है तो यकीन मानिए, उसे वापस आने का हक भी आप तय करते हो। आपने जो 6 मूव्स किए, उन्होंने उसे बदला या नहीं, ये उसका सवाल है, लेकिन उन्होंने आपको बदल दिया है, ये आपका सच है। और जो इंसान खुद को उठा ले, अपने टूटे हिस्सों को जोड़ ले, अपनी ज़िंदगी का दरवाज़ा खुद खोल ले, उसके पास किसी के लौटने का इंतज़ार नहीं होता। उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता होता है, आगे बढ़ना। और अगर वो वापस आता है तो ये उसकी जीत नहीं, आपका असर है। और अगर नहीं आता तो ये आपका नुकसान नहीं, आपकी आज़ादी है। क्योंकि आखिर में रिश्तों का खेल दिल से नहीं जीता जाता, गलत लोगों से दूर रहने की हिम्मत से जीता जाता है। और अब आपके पास वो हिम्मत है। अगर आपको इस वीडियो में एक भी बात समझ आई, एक भी चीज़ ने आपकी सोच बदली, तो वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं वही बातें बताने वाली हूँ जो लोग समझ भी नहीं पाते, और समझ ले तो ज़िंदगी बदल जाती है। तो पायु 69 चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, क्योंकि असली गेम अभी बाकी है।